नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर कुछ खास विषय जिन पर विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा करेंगे। साथ ही फोन इन कार्यक्रम होने के कारण आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, यानी कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए पहले आपको बता दें आज के विषय के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है पशुओं में पोषण प्रबंधन। जी हाँ, पशुओं में पोषण प्रबंधन, इसके अलावा पशुओं में थनैला रोग व सावधानियां। इन दोनों विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी कि पशुपालकों के लिए आज का ये कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 या फिर 1800-113061, यानी कि ये दो टोल फ्री नंबर है जिनमें आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो फोन लाइन के जरिए हो या फिर ईमेल के जरिए अपने सवाल लगातार हमारे पास पहुंचाइए और इनके जवाब हम लेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से। तो आइए अब परिचय कर लेते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर पुनीता गहलावत, उपनिदेशक पशुपालन विभाग, गुरुग्राम, हरियाणा। डॉक्टर पुनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक सानी, पूर्व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, जयपुर, राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। नमस्कार। तो आइए इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर पुनीता, सबसे पहले समझना चाहेंगे आपसे कि पशुओं में पोषण प्रबंधन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अच्छा आहार मिलेगा तभी पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन पशुपालकों को मिल सकता है। ऐसे में संतुलित आहार की क्या अहमियत है और संतुलित आहार का क्या अर्थ है पशुओं के लिहाज से? पशुओं में संतुलित आहार अति अनिवार्य है। और संतुलित आहार में जैसे पशु आहार होता है तो उसमें सूखा चारा, हरा दाना और खनिज लवण, ये चार प्रमुख जो हैं कैटेगरीज हैं। अभी जैसे सूखा चारा है उससे पशु को पेट भरने में और पशु को फाइबर की प्राप्ति होती है। हरा चारा आप सब जैसे जानते हैं दो प्रकार का होता है, दलहनी और बिना दालों वाला जी। हरे चारे से पशु को यह स्वादिष्ट तो होता ही है, पाचन क्रिया भी इससे अच्छी रहती है। साथ ही इसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स इत्यादि पशु को प्राप्त होते हैं जी। और हरा चारा जब भी आप पशु को दें तो ये ध्यान रखें कि दलहनी और बिना दालों वाला दोनों मिक्स करके पशु को दें जी। दाना पशु के लिए जो है वो खास तौर पे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है पशु की शरीर में वृद्धि के साथ साथ दूध देने वाले पशुओं के लिए उनको देना बहुत जरूरी है जी। और दाने में जो है अलग अलग अनाज, खली, साथ में मिनरल मिक्सचर और नमक, इनका जो मिश्रण होता है वो एक दाने के पूरा दाना इससे तैयार किया जाता है। ठीक है। और दाना जो है वो उम्र के हिसाब से भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पशु जो है जब वो 1 साल से कम उम्र का है तो आधा किलो दाना उसके लिए काफी है और 1 से 2 वर्ष के लिए 2 किलो, ठीक है, और उससे ऊपर जो है उनके लिए 2 से 3 किलो। ब्याने वाले जो पशु हैं उनमें 3 से 4 किलो और जो नर हैं 4 किलो। साथ में जो पशु ऐसे हैं जो अभी ताजा ब्याए हुए हैं उनमें दुग्ध उत्पादन का 2/5 भाग जो है शारीरिक वजन और दुग्ध उत्पादन के हिसाब से कैलकुलेट करके और साथ में 1 किलो। तो विस्तार से हम बातचीत करेंगे कि जो पशु हैं वो अलग अलग जो अवस्थाएं होती है उसमें किस तरह का आहार उन्हें देना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। तापमान में गिरावट के साथ पशुओं को विशेष देखभाल की जरूरत होती है, जिससे उनकी सेहत भी बनी रहे और उत्पादन भी अच्छा मिलता रहे। इसीलिए पशुपालकों को चाहिए कि बदलते मौसम के साथ पशुओं के आहार, आवास में तब्दीली अवश्य करें, जिससे पशु की सेहत को सुनिश्चित किया जा सके। इस मौसम में पशुओं को भूसे में सरसों और बथुआ जैसे हरे चारे मिलाकर दें। इसके अलावा पराली को बारीक काटकर भी पशु को दिया जा सकता है। पराली की तासीर गर्म होती है, इससे पशु के शरीर में गर्मी मिलेगी। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में पशुपालक कई तरह से गर्म आहार देते हैं।
मध्य प्रदेश, राजस्थान में लहसुन कूट कर दिया जाता है, तो पंजाब, हरियाणा में गुड़ और अजवाइन दिया जाता है। इसके अलावा सुबह व शाम के समय पशु को गुड़ के शीरे में पका हुआ दलिया दिया जा सकता है। इसमें सौंठ या सूखे अदरक का पाउडर मिलाया जा सकता है, जो पशु को कई तरह से लाभ पहुंचाएगा। इस समय पशु के आहार में कैल्शियम की मात्रा भी सुनिश्चित करें। साथ ही पशु को जब भी पीने का पानी दे, वो हल्का गर्म होना चाहिए। आहार के साथ ही सर्दी के मौसम में पशुओं के रहने के स्थान को भी व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें। साथ ही पशुओं को सुरक्षा देने के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड का असर ना हो। आवास के दरवाजों व खिड़कियों को ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर सर्द हवाओं से पशु की रक्षा करें। अच्छा, तो रिपोर्ट आपने देखी। अगर पशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और पशु स्वास्थ्य की जब बात हो रही है तो थनैला रोग जो है वो एक बड़ी समस्या है पशुओं में और पशुपालकों के लिए काफी चिंता का विषय होता है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। डॉक्टर सानी, सबसे पहले समझाएं हमें थनैला रोग के बारे में। देखिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी, कुतिया में ये एक संक्रामक रोग है, थनैला रोग, और बहुत तेजी से फैलता है ये जी। इससे पशुपालक को बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है और पशु की जो उत्पादन क्षमता के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही उससे जो निकलने वाला दूध है जी। उस दूध की मात्रा भी कम हो जाती है और ये जो दूध है ये दूध भी संक्रामक हो जाता है और इससे जो मानव स्वास्थ्य है इसके ऊपर भी बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में थनैला रोग इतना भयानक है कि प्रतिवर्ष 7200 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिवर्ष हमारे देश को थनैला रोग से झेलना पड़ता है। और इवन के यहाँ तक कि जब हमारे पशुपालक को ये पता ही नहीं पड़ता कि ये इसको थनैला रोग हो गया है, जिसको सब एक्यूट मैस्टाइटिस बोलते हैं, इसी से करीब 4200 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे देश को झेलना पड़ता है। जी, जी। तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रोग बीमारी कितना बहुत गंभीर गंभीर है। बिल्कुल। तो विस्तार से आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे थनैला रोग के बारे में, इसके लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में। तो आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। डेयरी व्यवसाय की सफलता पशु के बेहतर स्वास्थ्य में छुपी होती है। पशु जितना सेहतमंद होगा, दूध की गुणवत्ता और मात्रा में उतना इजाफा होता है। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही बड़े नुकसान का सबब बन जाती है। ऐसे में चाहिए कि सही समय पर पशु चिकित्सक से सलाह ले। दुधारू पशुओं में होने वाला एक रोग पशु को काफी मुश्किलें पैदा करता है, जिसे थनैला रोग कहते हैं। दुधारू पशुओं के थन में सूजन, कड़ापन और दर्द का होना इस रोग के मुख्य लक्षण है, जिसका सीधा असर पशु की सेहत और फिर उत्पादन पर पड़ता है। साथ ही इस रोग में पशु के थन में सूजन आ जाती है, हाथ से छूने में गर्माहट महसूस होती है, उत्पादन में कमी आने लगती है, दूध में थक्के पड़ने लगते हैं, दूध का रंग भी बदल जाता है, दूध में फैट की मात्रा भी कम हो जाती है। ऐसे दूध का इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अगर ये तमाम लक्षण दिखाई देते हैं तो पशुपालकों को चाहिए कि समय रहते सावधानी बरते। मुख्य रूप से थनैला रोग विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा व कवक से होता है। संक्रमित पशु के संपर्क में आने, दूध दुहने वाले के गंदे हाथों, पशुओं के गंदे आवाज, खुरदरा फर्श और थन में चोट लगने व संक्रमण होने से भी ये रोग हो सकता है। इससे बचाव के लिए पशु को टीका लगवाए, साथ ही पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी और थनैला रोग के बारे में जाना। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये फोन इन कार्यक्रम है। ऐसे में आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो पशुओं में रोग व आहार प्रबंधन के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर या ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पुनीता, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि संतुलित आहार का क्या महत्व होता है पशु स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन इसके बावजूद अगर संतुलित आहार देने के बावजूद भी क्या पशुओं में किसी तरह की समस्या आ सकती है? क्या आपका सुझाव होगा, क्या जवाब होगा इस बारे में?
जैसे हम संतुलित आहार की बात कर रहे थे, तो उसमें मिनरल मिक्सचर का काफ़ी अहम रोल है, और मिनरल मिक्सचर साथ में कैल्शियम इत्यादि जो पशुओं को देते हैं। परंतु यदि संतुलित आहार दे रहे हैं उसके बावजूद भी पशुओं में दिक्कत आ सकती है कुछ अन्य कारणों से, और वे कारण है पशु प्रबंधन। ये सभी पशु प्रबंधन से संबंधित हैं। तो उसमें मेजर कैटेगरीज जैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है वो कृमिनाशक दवाई जो है वो हमारे पशुओं को देना अति अनिवार्य है। छोटे पशुओं में जैसे जन्म के 15 दिन बाद से ही जो है पशु को डीवर्मर जो है रेगुलरली दिया जाना चाहिए, और फिर बड़े पशु को हर 6 माह में डीवर्मिंग की जानी चाहिए। डीवर्मिंग के साथ साथ पशुओं का टीकाकरण भी उतना ही अनिवार्य है। डॉक्टर पुनीता, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम आगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। मैम मेरे 2 सवाल थे, पशुओं के पोषण से जुड़े हुए सवाल थे। जी बताएं। मैम पहला सवाल मेरा ये था कि जो गेहूं का भूसा होता है इसको यूरिया से उपचारित किया जाता है, इसमें कहा जाता है कि पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, तो वो क्या विधि रहती है उसके बारे में मुझे जानना था, क्योंकि मैंने ऑल इंडिया रेडियो पे सुना था कि यूरिया को उपचारित, मतलब यूरिया से अगर उपचारित करेंगे तो पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, तो वो कैसे? अगला सवाल आपका क्या है? जी दूसरा सवाल मैम मेरा ये था कि पशुओं को जो हम दाना देते हैं भूसा में और हरा चारा मिला के, तो वो किस विधि से देना चाहिए? ठीक है, आइए इसका जवाब देते हैं। डॉक्टर पुनीता बताएं। जो गेहूं को यूरिया से उपचारित किया जाता है वो एक प्रॉपर वो उसका प्रोसीजर है, और इससे जो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है, तो इसको देने में बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही इसमें आप हे या साइलेज बना के भी पशु को दे सकते हैं, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि कई बार क्या होता है कि हरा चारे का जो होता है समय, लीन पीरियड के टाइम हरे चारे की कमी हो जाती है, तो उस समय में आप हरा चारा इकट्ठा करके और उसकी आप साइलेज बना के, जैसे मनुष्यों में अचार बना लिया जाता है, तो ये किस्म का अचार ही होता है जो गड्ढा खोद के, और उसकी एक प्रॉपर टेक्निक है, उस टेक्निक से उसे बनाया जाता है। दूसरा आपका प्रश्न था कि भूसा और दाना किस तरह से कि किस रेशियो में देना है। जी। तो जैसे आपके जो पशु का जितना भी वजन है, उस वजन का 2 से 3% भाग जो है वो आप उसको सूखा चारा दीजिए, और दाना जो है वो पशु की आयु और वजन दोनों हिसाब से दिया जाता है। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले बता रही थी, छोटे बच्चे हैं जो 1 वर्ष से कम उम्र के, उनको आधा किलो दाना प्रतिदिन, और उसके बाद जो है 1 से 2 वर्ष वाले जो हैं उनको 1.5 किलो, 2 से 3 वर्ष वाले पशु हैं उनको 2 से 3 किलो। और यदि आपका पशु दूध दे रहा है, तो मान लीजिए आपका पशु 10 किलो दूध दे रहा है, तो उसका 2/5 भाग जो कि हो जाएगा 4 किलो। ठीक है। 4 किलो दाना उसको उत्पादन के लिए, और 1 किलो उसको मेंटेनेंस के लिए, शारीरिक मेंटेनेंस के लिए देना उचित रहता है। और अगर आपके पास कोई बुल है बड़ा, कोई सांड है, तो उसके लिए 4 किलो दाना प्रतिदिन आप दें तो वो अच्छा रहेगा। दाने में ध्यान देने वाली बात यह है कि दाने में 1% भाग नमक और 2% भाग खनिज मिश्रण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि खनिज मिश्रण में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पशु की शारीरिक वृद्धि और उत्पादन क्षमता, साथ ही कई तरह की बीमारियों की रोकथाम, और कुछ तरह ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फीमेल्स में आप नोट करेंगे कि पशु हीट में नहीं आ रहा, या पशु हीट में आता है तो गर्भ ठहरता नहीं, या जेर समय पे नहीं गिरती, या गर्भपात हो जाता है। तो ये सब कारण जो हैं किसी भी डाइटरी प्रॉब्लम की वजह से ना हो, तो आहार में कोई कमी ना हो, तो उसके लिए ये सब चीजें जो हैं खनिज मिश्रण और खासतौर पे कैल्शियम इत्यादि देना पशु को बहुत जरूरी है। साथ ही ये ध्यान रखें कि पशु को जो आप डाइट दे रहे हैं उसमें अचानक कोई बदलाव न करें। यदि आप डाइट में चेंज करते भी हैं तो उसको धीरे धीरे ही
चेंज लाएं और अचानक किसी तरह का बदलाव ना करें। जी। और हल्का जो पशु को दिया जाने वाला दाना चारा इत्यादि हो वो स्वच्छ हो, साफ हो और बासी सड़ा गला या बचा हुआ या शादी में जैसे कुछ कई बार काफी जी, खाना वाना बच जाता है, वो पशु के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। वो आप पशु को बिल्कुल नहीं दें। बिल्कुल विपिन जी, बहुत ही विस्तार से यहाँ पे आपको जवाब मिल गया। मुझे उम्मीद है कि आप इन जो जवाब है इसका आप इस पे अमल जरूर करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है। जी नंदस्वरूप जी, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूं बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूं कि अपने जीवन का करना है लालन पालन, तो हमें करना होगा पशुपालन। तो ऐसी दशा में जो हम पशु पालते हैं, जब गर्मी आती फिर बरसात आता फिर जाड़ा आता, जाड़ा में हम अपने पशुओं को किस प्रकार से राशन पानी की व्यवस्था करें, किस प्रकार से रख रखाव करें। और दूसरा हमारा प्रश्न है जो ये थनैला रोग हो जाता है, तो दूध लगाने के पहले हमें कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए, दूध लगाने के बाद हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे थनैला रोग से हम अपने पशु को बचा सके, दुधारू पशु को। जी बिल्कुल। डॉक्टर सानी, पहले थनैला रोग से जुड़ा हुआ जो सवाल है उसका जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, थनैला रोग जो है इसमें ये 4 प्रकार से पशु में फैलता है, पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। शुरुआत में ही जैसे ये रोग होगा तो उसका जो थन है और अयन है वो काफ़ी जो है उसमें सूजन आ जाएगी, उसको हाथ से आप महसूस करेंगे तो उसको दर्द महसूस होगा, लालपन हो जाएगा, पशु को बुखार भी आ सकता है, पशु सुस्त हो जाएगा, चारा दाना पानी छोड़ देगा। और ये अवस्था जो है 2-3 दिन तक रहती है। और ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि कई पशुपालक हमारे जो है उसको गर्म पानी से उसको सेक करते हैं, तो इससे जो कंडीशन है और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको ऐसी अवस्था में कभी गर्म पानी से उसका सिकताव नहीं करना चाहिए, अपितु तो उसको बर्फ़ से उसका सिकताव करना चाहिए, ताकि जो उसके अंदर लालिमा, थन और अयन में जो लालिमा आई हुई है, जो दर्द है, वो बर्फ़ से उसको काफ़ी राहत महसूस होगी। इसके अलावा जो कभी कभी हम देखते हैं कि सब एक्यूट स्टेज में जो है वो थनैला रोग होता है और पशुपालक को बहुत कम मालूम पड़ पाता है। उसके दूध में हल्के हल्के से छिछड़े उसको दिखाई देंगे और कभी कभी दूध फट भी सकता है। तो इसी अवस्था में ही पशुपालक को जागरूक हो जाना चाहिए और कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट से उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि ये सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है और ये कुछ एंटीबायोटिक्स देने से ही इसी अवस्था में ही जो थनैला रोग का उन्मूलन किया जा सकता है। इसके बाद में जैसे ही फिर 2-3-4 दिन बीतते हैं तो फिर ये क्रॉनिक अवस्था में जो थनैला रोग हो जाता है, इसमें थोड़ी सूजन कम हो जाती है, लालिमा भी कम हो जाती है, थोड़ा दर्द भी कम पड़ जाता है और थन और अयन में गांठें पड़ जाती हैं। और अगर थोड़ा सा अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो फिर जो है वो अयन है काफ़ी कठोर हो जाता है और उसके अंदर फाइब्रोसिस जो है वो विकसित हो जाती है। अयन काफ़ी कठोर हो जाता है, दूध बहुत मुश्किल से निकलता है, दूध में जो है पानी सा आने लगता है, उसमें मवाद आने लगती है और कभी कभी तो उसके अंदर खून भी आने लगता है और कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। अगर इसमें और ज़्यादा अगर लापरवाही की तो थन और अयन जो है उनका कोई उपचार करना भी संभव नहीं रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। थनैला रोग से जुड़े हुए सवाल का जवाब मिल गया है और बरसात के मौसम में जो पशुओं में आहार में बदलाव है उसके लिए संक्षेप में कुछ जवाब देना चाहेंगे आप डॉक्टर पुनीता? हाँ जी, बरसात के मौसम में एक तो जो पशुशाला है, पशुशाला जब आप बनाते हैं तो उसका ये ध्यान रखिए कि वो जमीन से 2-3 फुट ऊंची हो, ताकि बरसात का मौसम उसमें इकट्ठा पानी जो है वो इकट्ठा ना हो। साथ ही जो पशु का आहार है, पशु को बरसात और सर्दी के मौसम में थोड़ा सा गुनगुना या थोड़ा हल्का गर्म आहार दें, ठंडा बिल्कुल या रात का बनाया हुआ बासी आहार ना दें। और कुछ गर्म चीजें पशु को, जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री में भी बताया था, गुड़, अजवाइन, लहसुन इत्यादि वो आप पशु को समय समय पर देते रहें। गुड़ का शीरा बहुत ही लाभदायक होता है दुधारू पशुओं में भी और वैसे भी, क्योंकि ये शरीर में जो है ऊर्जा जो है इंस्टेंट ऊर्जा का काम करता है। ठीक। और जी जी, तो बिल्कुल नंदस्वरूप जी, मुझे उम्मीद है कि आपके जो सवाल थे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे और इन सुझाव पर आप अमल भी करेंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान
1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पशुओं में पोषण प्रबंधन, इसके अलावा पशुओं में थनैला रोग व सावधानियों के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर। साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। संदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। संदीप जी स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार, बताएं। अभी हमारे ठंड में पशुओं का दिक्कत ये हो रहा है कि हम चारा और भूसा सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन हमारा अचानक से दूध कम होना, सुबह और शाम दूध कम होना चालू हो गया है। जी, तो इसके लिए हम क्या करें? ठीक है, बताएं डॉक्टर पुनीता, क्या उपाय किया जा सकता है? आपका जो संदीप जी पशु है उसको आप 2-3 कारणों से हो सकता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आप एक तो उसको कैल्शियम जो है वो सुबह शाम या कम से कम दिन में 1 बार कैल्शियम ज़रूर दें, और कैल्शियम के साथ एक और भी उसके न्यूट्रिटिव एडिटिव्स आते हैं, वो दोनों मिक्स करके उसको दें। खनिज लवण आपने पशु को दें, और साथ ही एक बार ये चेक करें कि आपके पशु को कोई और दिक्कत तो नहीं है। कई बार पशु में बुखार के समय या कोई बीमारी आने के समय, या जैसे अब ये सर्दी का मौसम है तो इस मौसम में आप अपना प्रबंधन जो है, पशुशाला का प्रबंधन इस तरह का करें, जैसे एक तो इंश्योर करें कि आपके पशुशाला जो है पशु की वो चारों तरफ से बंद, मतलब ढकी हुई हो, और खास तौर पे सुबह सुबह और रात के समय। एक सुबह सुबह उसको बाहर एकदम से बाहर ना निकालें, पहले आप उसको जहाँ से कवर करते हैं तो एक एरिया जो है हल्का सा खोल दें, तो थोड़ी सी वातावरण में थोड़ी सी समानता, अंदर और बाहर के वातावरण में थोड़ा सा अंतर कम हो जाएगा। और साथ ही अभी जैसे आज और कल मौसम थोड़ा सा अच्छा था, बाहर दिन में धूप भी निकली है, ऐसे मौसम में आप पशु को बाहर निकालें, ताजा पानी से नहलाएं। और जब ज्यादा ठंडा मौसम है तो उस समय अमूमन जो है पशुपालक पशु के शरीर पर बोरी या टाट इत्यादि डाल देते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए 1 लेयर की बजाय 2 लेयर डालें पशु के शरीर पर। जब आप 2 लेयर डालेंगे तो इंसुलेशन और बेहतर होती है, तो उससे आपके पशु का जो है शरीर गर्म रहेगा। साथ ही कुछ आप लक्षण चेक कीजिए, क्या आपके जो पशु है उसके कान ज्यादा ठंडे तो नहीं हो रखे हैं, या वो हाइपोथर्मिया में तो नहीं है, क्योंकि ठंड के मौसम में तापमान जो है, तापमान में गिरावट आ जाती है, तो उसका सबसे पहला लक्षण ये होगा कि आपके पशु में शरीर में कंपन होगी। जी, आपको वो पशु जो है सुस्त दिखेगा। और उसका जो है, जैसे आप उसकी शरीर पे जब हाथ फेरेंगे, आपने नोट किया होगा जब आप पशु के को थपकी देते हैं या उसके शरीर पे हाथ फेरते हैं तो उसके शरीर में एक बड़ी ही एक हलचल सी होती है अगर वो स्वस्थ होता है तो। परंतु अगर वो बीमार होगा या उस ठंड में ठंड वंड लगी होगी तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आपके इसको। और साथ में ये चेक कीजिए कि आपके पशु का गोबर पेशाब ठीक है, उसका जो मजल है, मजल के ऊपर मजल गीला है, जो थूथनी पशु की होती है वो गीली रहनी चाहिए, वो सूखी तो नहीं हुई है, तो ये, या आंखों से कोई पानी या स्राव तो नहीं आ रहा है, तो ये इस तरह के लक्षण हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पशु बीमार है।
और हो सकता है उस बीमारी की वजह से पशु का दूध कम हो। परंतु अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप सुनिश्चित करें कि उसे कैल्शियम ज़रूर दें और मिनरल मिक्सचर कैल्शियम के साथ, और संतुलित आहार में दाना अभी बहुत जो है दूध वाले पशुओं के लिए दाना बहुत ज़रूरी है। और ये तो भैंसों में ब्यात का समय है, तो इस समय ब्यात के समय में पशु जो है ब्याने के बाद धीरे धीरे दूध बढ़ना चाहिए, घटने की तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ये मौसम की वजह से हो सकता है या किसी बीमारी की वजह से हो बिल्कुल। सकता है। संदीप जी, छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इस सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और जो दूध उत्पादन में कमी आ रही है इस समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। ज्ञानदेव जी कटिहार बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानदेव जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सवाल ये था कि गाय जो है ना हमारा जी, बच्चा देने से लगभग महीना होने वाला है, उसका जैसे दूध दोहते हैं ना ढंग से पूरा वो दूध नहीं उतरता है थन से। अच्छा। और उसके बाद जब तानते हैं तो 2 से 3 बार जैसे ताने, उसके बाद में फिर दूध जो है वैसे रुक जाता है उसका। डॉक्टर सैनी, ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, अगर उसका पूरा दूध नहीं उतरता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको सब क्लिनिकल थनैला रोग हो, और अगर इस तरह की कोई समस्या है तो इसके लिए एक होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छी है। इग्नेशिया 200 नाम की एक होम्योपैथिक दवाई है। अगर दूध पूरा नहीं उतर रहा है तो इग्नेशिया 200 जो दवाई है ये उसको दी जा सकती है। इसके अलावा दूध के लिए शतावरी, करीब 40 ग्राम शतावरी, 40 ग्राम सौंफ और करीब 1 पाव गुड़, उसको आप देंगे तो उससे भी इसको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा उसको जो एक केला लेकर के और एक केले को आप चीर करके उसमें थोड़ा सा एक चने के दाने के बराबर आप रस कपूर आप उसको डाल करके उसको खिलाएं तो उससे भी उसका दूध उतरेगा। इसके अलावा आप उसको ये देखें कि उस जो आपकी जो गाय है उसकी जो जनरल कंडीशन है, उसका जो स्वास्थ्य है वो किस तरह का है, उसकी त्वचा किस तरह की है, उसके अंदर कोई पेट के कीड़ों वगैरह कोई समस्या तो नहीं है। अगर पेट के कीड़े होंगे तब भी दुग्ध उत्पादन पे कोई प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो खनिज लवण है, खनिज लवण की कमी से भी उसके ऊपर दुग्ध के ऊपर उसके असर पड़ता है। अगर आप अभी वो ब्याई हुई है तो उसको जो चूना है, जो ये घरों में पोतने वाला जो चूना या कलई जिसको बोलते हैं, इसको आप पानी में घोल लें। पानी की जो टंकी है एक बाज़ार से लेकर के, अगर 500 लीटर की टंकी है तो उसमें करीब 1-1.5 किलो उसको रात को भिगो करके सवेरे तक जब उसके अंदर सारी गैस निकल जाएगी, वो ठंडा पड़ जाएगा, उसको पानी की खेली में आप डाल दें तो ये एक आपको फ्री का आपको जो निःशुल्क जो है आपको कैल्शियम का और ये एक प्राकृतिक स्रोत आपको मिलता रहेगा। तो कैल्शियम आपको इस तरह से मिलेगा। इसके अलावा आप उसको पर्याप्त मात्रा में हरा चारा और संतुलित पौष्टिक आहार जैसे दाना वगैरह है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, अगर संतुलित पौष्टिक आहार देंगे तो वो दूध पूरा आने लगेगा। और इसके अलावा इस मौसम में आप देखेंगे कि जैसे बरसीम, रिजका ये पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। और इन दिनों देखो आप जो सब्जियां हैं जैसे गाजर है, इसमें थोक में बाजार में 7 रुपए किलो बिक रही हैं, तो गाजर आप खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि दूध के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। शलगम जो है वो आप खिला सकते हैं, जो बंद गोभी के पत्ते हैं वो आप खिला सकते हैं। तो ये सस्ता और बहुत सुलभ जो है ये आप खिलाएंगे तो इससे दूध के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर पुनीता, क्या आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? हाँ जी, जैसे ये पशुपालक बता रहे थे तो जो मुझे समझ में आया कि उसको ब्याने में सिर्फ 1 महीना बचा है। तो ऐसे ये तो वैसे भी ड्राई पीरियड होता है, तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप उसको, अब तक तो वो ड्राई पीरियड में आ जानी चाहिए थी और उसका आप दूध निकालने की बजाय आप उसकी, अभी कोलेस्ट्रोजेनेसिस का समय शुरू होने वाला है, तो आप उसको अब जो है उसका दूध जो है ग्रेजुअली आप निकालना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि जब वो ब्याएगी, ब्याने के बाद जो है उसका जो दूध उत्पादन है वो बढ़िया जो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे आए और जो उसका बच्चा है उसको भी दूध मिले। और साथ में ऐसे समय में अगर ये नहीं, इस तरह का काम ऐसे नहीं ध्यान देंगे तो उससे भी कोलेस्ट्रोजेनेसिस के दौरान भी जो है मेस्टाइटिस जो है ब्याने के बाद जो है उसको ये थनैला रोग का खतरा और भी बढ़ सकता है अगर इस तरह वो सावधानी नहीं लेंगे। ज्ञानदेव जी, ये सावधानी भी बरतें और उपाय कुछ बताए गए हैं, इन पे जरूर अमल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, शिशुपाल जी ललितपुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पे शामिल करते हैं। जी शिशुपाल जी, बताएं।
मैडम मेरा सवाल है कि मैं भैंस के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो ज्ञावन है कि नहीं है। अच्छा, ज्ञावन है कि नहीं ये आप कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर पुनीता क्या बताना चाहेंगे इसमें? इसके लिए आपको जो है इसको चेक करवाना पड़ेगा। तो नजदीकी पशु अस्पताल में आप डॉक्टर से संपर्क कीजिए और वो इसके जो है चेक करके ही आपको बता पाएंगे कि ज्ञावन है या नहीं। और बाकी जो हिस्ट्री है वो आपके पास होगी कि आपने जो है इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करवाया था या इसको नेचुरल सर्विस से करवाया था, तो वो आप उनको हिस्ट्री बताइए। और अगर जो आपने इसको जब हरा करवाया था उसके 2 महीने हो चुके हैं तो आप किसी भी समय अपनी सहूलियत अनुसार नजदीकी पशु अस्पताल जाकर डॉक्टर से चेक करवाएं। वही जो है बेस्ट तरीका वही है आपके लिए। जी शिशुपाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पशुओं में पोषण प्रबंधन और थनैला रोग व सावधानियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषय के बारे में अगर आप भी कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी हमारे पास अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आपको हमारा टोल फ्री नंबर बता दें 1800-113060 या फिर 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर कई बार जो हमारे दर्शक हैं वो कहते हैं कि कॉल एंगेज मिलता है, कॉल लगता नहीं है, तो आपको बता दें कि ईमेल भेज सकते हैं आप hellokisan2015@gmail.com पर। इस वक्त ईमेल के जरिए एक सवाल हमारे पास पहुंचा है, तो आइए इसे शामिल करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। तो आपको बता दें दिनेश जी ने भिवानी हरियाणा से सवाल पूछा है कि मेरी भैंस को 2 दिन पहले अचानक से एक थन से दूध आना बंद हो गया है, तो ऐसे में क्या करें? इसके साथ ही उन्होंने सवाल में यह भी जोड़ा है कि गांठें लेकिन नहीं है थन में, तो क्या वजह हो सकती है और वो क्या करें? तो डॉक्टर सानी ऐसे में क्या आप उन्हें सुझाव देंगे? देखिए, एक थन से दूध ना आने का मतलब है कि उसको थनैला रोग हो गया है और उसको तुरंत ही पशु चिकित्सक से परामर्श करके इसका उपचार करवाना चाहिए। और इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और कुछ दर्द निवारक दवाएं जैसे मेलोनेक्स इंजेक्शन और कुछ फिनरमिल मेनिएट आदि के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। और उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर ये इंजेक्शन लगाने के बाद में ये इंजेक्शन कम से कम 5 दिन तक लगवाने चाहिए। तो ये जो दूध आना जो बंद हो गया है, जो ये थनैला रोग हो गया है,
इसमें उसको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा यदि उसके अंदर गांठें पड़ गई हैं तो गांठें पड़ने के लिए कुछ देसी उपचार भी काफ़ी प्रभावी हैं, जैसे कि डॉक्टर साहनी उन्होंने बताया है कि गांठें नहीं पड़ी है, तो यानी कि क्या इसे समझा जा सकता है कि ये बहुत ही शुरुआती स्टेज है थनैला बीमारी की? जी, ये एक शुरुआती स्टेज है, जी। लेकिन इस अवस्था में ही अगर ये उसका उपचार करवा लिया जाए, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ दर्द निवारक दवाएं और कुछ जो है फिनरमिल मेलिएट के इंजेक्शन लगवाए जाएं तो उससे उसको काफ़ी राहत महसूस होगी। अगर थन गर्म है, अगर उसको हाथ से स्पर्श करने पर कुछ गर्म महसूस होता है और उसके अंदर लालिमा है और तो उसको बर्फ का सिकताव किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। आशु चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशु जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है, मेरे पास एक भैंस है, तो पिछले ब्याह में उसने मैम जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास जो है भैंस है, ठीक है, उसने पिछले साल जो है पिछले ब्याह में तकरीबन 10-12 लीटर दूध दिया था, ठीक है, और तो अब वो 4 महीने की ब्याही होली और उसका जो है दूध का स्तर बढ़ा नहीं है, वो अपना 6-7 लीटर दूध दे रही है और वो ज्ञापन भी नहीं हो पाई जल्दी से। ठीक, तो मैं इसमें पूछना चाहूंगा मैम, मैं अब कंटिन्यू सब चीज आरा दे रहा हूँ। डॉक्टर पुनीता ऐसे में क्या सुझाव देंगे? आशु जी, आपकी ये भैंस कौन सी बार ब्याई है, कितनी बार ब्याह चुकी है? मैम ये तीसरी बार भी आई है। ठीक है, तो जैसा मुझे समझ में आया कि आप उसको संतुलित आहार और ये सब तो आप दे ही रहे हो, और आई एम प्रिटी श्योर आप कैल्शियम और खनिज मिश्रण भी दे रहे होगे। अब जो कारण एक और हो सकता है कि दूध उसका कम हो गया है, कृमि रहित आप उसको समय पर करते रहिए, अगर नहीं किया है। एक स्वच्छ दुग्ध उत्पादन जो है, इसकी बात हम अभी कर नहीं पाए, पर ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो जब हम दूध निकालते हैं या मतलब दूध का जो दोहने का समय है सुबह शाम का, स्वयं से या मशीनों द्वारा, तो उसमें हम कई बार स्वच्छ दूध उत्पादन को जो है इस में कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं। तो एक तो सबसे पहले आप ये इंश्योर कीजिए कि आप जो है पशु का दूध निकालने के बाद पशु को आधा घंटा बैठने ना दें, क्योंकि दूध निकालने के समय ये जो है थन का स्रोत खुला रह जाता है और उससे बाहर से जो है मिट्टी से कीटाणु पशु के शरीर में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूध निकालने वाला है, हो सकता है कुछ अभी पिछले दिनों में हो सकता है दूध दोहने वाला चेंज हुआ हो, क्योंकि पूर्ण मुट्ठी की विधि से जो दूध निकालते हैं वो सबसे उत्तम मानी गई है। परंतु यदि कोई और दूध निकाल रहा है घर में, तो कई बार वो चुटकी दबा के या अंगूठे के माध्यम से पशु का दूध निकालते हैं, जिससे पशु को दर्द तो होता ही है, साथ में वो दूध देना भी कम कर देता है जी। इसके अतिरिक्त जो है आप दूध निकालने के बाद पशु के थनों को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में जरूर डुबोइए, और इस तरह की कई तरह की दवाइयाँ आती है मार्केट में, जो आप जिसको ठीक समझो आप उसको जो है उसको आप यूज कर सकते हो, कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही सर्दी का मौसम है, ये सर्दी की वजह से भी ये पशु के आपके शरीर ये जो है दूध कम होने की दिक्कत आ सकती है। तो इस मौसम में आप ये इंश्योर करें कि जो आपकी पशुशाला है उसकी लंबाई पूर्व पश्चिम और खिड़की दरवाजे उत्तर दक्षिण में हो, ताकि विपरीत हवाओं का उस पर असर ना आए। दूसरा आपका प्रश्न था कि आपका पशु ज्ञापन नहीं हो रहा है, आगे का नहीं हो रहा है, तो आगे का भी नहीं हो रहा है और दूध भी कम है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की तो कमी जो है ऐसा लग रहा है कि पशु के शरीर में है। साथ ही एक बार उसका आप चेकअप करवाइए, हो सकता है उसके बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से वो जो है ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वो ब्याने के बाद उसका दूध उतना पिछले ब्यात के मुकाबले कम आया है, तो हो सकता है जब वो ब्याई हो उस समय बिवाई गई हो और पशुपालक या आपके जो गांव में किसी सियाने से आपने हेल्प ली हो, तो उस दौरान कुछ सावधानियां मिस हो गई हो आप द्वारा, तो इसका चेकअप जरूर करवाइए और इसके अंडाशय का चेकअप करवाइए, क्योंकि हो सकता है अंडाशय के में कुछ दिक्कत हो या बच्चेदानी में कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो। एक ये भी चेक कीजिए कि उसकी योनि से कोई स्राव तो नहीं आ रहा है, और नॉर्मल जो है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई आपको पस जैसा या सफेद रंग का या गाढ़ा स्राव भी अगर
दिख रहा है तो भी आप उसका एक बार आप चेकअप जरूर करा जी, लीजिए, जी, क्योंकि बिल्कुल, दोनों आशु जी, समस्याएं तो मिलीजुली हैं। जी जी, तो हमें उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा आशु जी। और यहाँ पर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। ईमेल के जरिए हमारे पास एक सवाल पहुंचा है, आइए इस सवाल को भी इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हरिमोहन पाल जी ने उत्तर प्रदेश से ये सवाल किया है कि गिर गाय झांसी के आसपास मिल सकती है क्या, और क्या ये सही नस्ल है यहाँ के लिए? तो डॉक्टर सानी, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? देखिए, गिर गाय जो है ये सौराष्ट्र गुजरात में मुख्यतः पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ इलाके जैसे अजमेर ज़िले में, भीलवाड़ा ज़िले में, कुछ जयपुर के जैसे फागी तहसील में ये गिर गाय की नस्ल पाई जाती है। तो अगर आपको गिर गाय अगर खरीदना चाहते हैं तो सौराष्ट्र में बहुत अच्छी किस्म की जो है गिर गाय आपको उपलब्ध हो सकती है। और इसकी जो है मतलब ये देसी गाय है, तो इसका जो दूध की मांग काफ़ी है। और यहाँ से जो है ब्राज़ील तक भी जो है ये गाय जा रही है। वहाँ इन्होंने काफ़ी अच्छा दुग्ध उत्पादन दिया है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है भारत की जलवायु से मिलती जुलती है। तो ब्राज़ील तक भी ये गाय गई हैं। और इन दिनों आजकल देसी गाय की काफ़ी मांग है, तो आप सौराष्ट्र से ये गाय खरीद सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। कुलवंत सिंह जी बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलवंत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। कुलवंत जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी जी, कुलवंत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया टीवी की आवाज बंद रखिएगा। अभी डॉक्टर साहब ने बताया था गाय भैंस अगर दूध ना उतार रही हो तो उसको इग्लेशिया 200 की डोज देनी चाहिए होम्योपैथिक वाली, तो उसकी डोज कितनी देनी चाहिए? ये 10 बूंद सवेरे 10 बूंद शाम को पतासे में मिला के देनी चाहिए, या पशु की जीभ के ऊपर रख के देनी चाहिए, या पानी मिला के देनी चाहिए। इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये काफ़ी जो है प्रभावशाली दवाई है और इससे पशु जो है दूध उतार देता है। ठीक है जी, ठीक है कुलवंत जी, जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और यहाँ पर डॉक्टर सानी आपसे जानना चाहेंगे कि थनैला रोग की अवस्थाओं के बारे में आपने बताया, जानना चाहेंगे कि अगर अयन बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए, जब अयन काफ़ी सख्त हो जाता है तो वो क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है और उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। जो दुग्ध स्रावक ग्रंथियां वो काफ़ी कठोर हो जाती हैं और पशुपालक के सामने एक बहुत ही आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक तो उसका दवाइयों के ऊपर खर्च होता है और एक दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में उसको तुरंत ही पशु चिकित्सक से परामर्श करके इसका उपचार करवाना चाहिए। और मैं आपको कुछ देसी उपचार के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, ये ग्वारपाठा है। ये ग्वारपाठा आप ले लें, करीब 250 ग्राम ग्वारपाठा, इसका आप गूदा निकाल लें और इसमें करीब ये 2 चम्मच जो है ये हल्दी, 2 चम्मच इसके अंदर हल्दी मिला दें और करीब ये अरंडी का तेल, करीब 50 ml जो अरंडी का तेल इसके अंदर मिला दें और एक जो नींबू है इसको निचोड़ दें। ये और थोड़ा सा चूना, ये चूना जो है थोड़ा सा चूना, करीब 10-15 ग्राम चूना, इसका एक पेस्ट बना लें और दिन में 4 बार उसके जो गादी है, उसका जो अयन है और थनों के ऊपर 4-5 बार लगाएं। तो आप देखेंगे कि उसकी जो 4-5 दिन में ही जो फाइब्रोसिस हो गई है, जो उसका थन काफ़ी सख्त हो गया है, वो काफ़ी उसमें जो है मुलायम पड़ जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि दिन में 4-5-6 बार जो है वो दूध उसको काढ़ें। उसके थनों और गादी के अंदर दूध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो जीवाणु हैं वो दूध के अंदर काफ़ी पनपते हैं। अगर 4-5 बार दूध निकालेंगे तो इससे भी जो है वो उसका अयन और जो थन है वो खाली हो जाएगा और उससे पशु को काफ़ी राहत महसूस होगी। इसके अलावा जो अगर काफ़ी थन और अगर अयन काफ़ी उसमें सख्त हो गया है तो उसको 15 से 20 ग्राम फिटकरी भी आप दें। ये इलाज कम से कम 15-20 दिन तक आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो जो गादी है और जो थन है उसमें काफ़ी उसको जो है राहत महसूस होगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक होम्योपैथिक दवाई आती है कोनियम 200। कोनियम 200 जो होम्योपैथिक दवाई है ये काफ़ी प्रभावशाली है। इसकी 10 बूंद सवेरे 10 बूंद शाम को पतासे में या पानी में पशु को देनी चाहिए। इसके अलावा
एक और माफ कीजिएगा डॉक्टर सानी, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और ईमेल के जरिए भी बहुत सारे सवाल हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ पर भी शामिल कर लेते हैं। तो ईमेल के जरिए इस वक्त जो हमारे पास सवाल आया है वो है प्रशांत कुमार, पटना बिहार से। उन्होंने पूछा है कि सर्दियों के मौसम में पशु की देखभाल के लिए विशेष तैयारी क्या करनी चाहिए। तो डॉक्टर पुनीता बताइए कि सर्दी के मौसम के लिए क्या विशेष तैयारियां की जाए। सर्दी के मौसम में एक तो आपका जो पशुशाला है उसमें पशु के नीचे जो है धान की पुआल या कोई इस तरह का बिछावन जरूर रखिए। पशु को गीले में बिल्कुल ना छोड़िए, और जब भी पशु मलमूत्र या गोबर इत्यादि करता है तो उसे साथ ही इंश्योर करें कि वो साफ होता रहे। पशुशाला जो है वो 2 से 3 फुट जमीन से ऊंची होनी चाहिए और उसे जितना संभव हो ड्राई रखें। जब कभी मौसम ठीक है तो उस दिन पशु को बाहर धूप में या मीडियम से मौसम में आप बांधें, और पशुशाला की अच्छे से नियमित सफाई भी सर्दी के मौसम में बहुत ज़रूरी है। और पशुशाला की सफाई जो है वो कीटनाशक दवाइयों के घोल से पहले नॉर्मल खुरच कर उसका जितना भी कूड़ा कचरा सारा साफ करके, और ख़ास तौर पे अगर आपकी जो पशुशाला है वो कच्ची ईंटों से बनी हुई और उस पर प्लस्तर या दीवारों में प्लस्तर नहीं किया हुआ है तो उनके बीच में भी जो है मल मूत्र मैल इत्यादि तो खैर इकट्ठा होता है, या साथ में जो है कीटाणु पनपते हैं, इनके जो अंडे होते हैं उसमें पनप के जो है पशु के जो शरीर के जो बाहरी कीड़े होते हैं, चीचड़ कलीली इत्यादि, इनकी भी तादाद बढ़ जाती है और ये पशुओं को इनका खून तो चूसते हैं, साथ में कई बीमारियां भी पशुओं में फैलाते हैं। तो ये आप इंश्योर करें कि पशुशाला की रेगुलर सफाई हो। उसके साथ जो पशुशाला में सर्दी के मौसम में भी एक समस्या ये आती है कि जो क्योंकि बिजली का प्रयोग किया जाता है तो पशुशाला में हीटर इत्यादि अवॉइड करें, क्योंकि इससे जो है नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। और जो पशुशाला में बिजली की जो तार इत्यादि हैं वो ऊपर होनी चाहिए, फिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तार उस तार से ही पशु को करंट इत्यादि लग जाए। यदि आप सीखने के लिए कई बार पशुपालक पशुशाला में ही बैठते हैं पशु के पास, क्योंकि उनको अपने पशु से लगाव है, तो वहाँ वो सीखते हैं रात में, लेकिन सोने से पहले इंश्योर करें कि जिस चिलमची या सिगड़ी में वो सीख रहे हैं वो उसको बाहर रखे, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं मनुष्यों में भी जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि इन गैसों की वजह से जो है मृत्यु हो जाती है। रोशनदान जो है काफी पशुशाला की जो छत है वो थोड़ी स्लांटिंग बनाएं ताकि उसमें जगह जो बचती है वहां से स्वच्छ हवा और रोशनी और प्रकाश इत्यादि पशुशाला में आता रहे। और पशुशाला में जो हार्मफुल गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, मीथेन है, इनका निकास भी रेगुलर होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानियां हैं और छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान आप रख सकते हैं और इस तरह से आप सर्दियों की तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। दीपक कुमार मीणा जी बूंदी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए दीपक जी, बातचीत में रुकावट आएगी। हेलो जी। हाँ मैडम जी। 5 साल की एक साड़ी है, ठीक है, तो उसके क्या है वो नीचे बेड से उसके बच्चा दानी बाहर की तरफ दिखाई देती है नहीं। ठीक है। डॉक्टर सानी क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? बच्चेदानी बाहर की तरफ दिखाई दे रही है इनका। देखिए ये एक प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस का केस है। अगर बच्चेदानी बाहर दिखाई देती है तो इसके कारणों पे हमें जाना चाहिए। कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से ये बच्चेदानी बाहर आ जाती है, कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से बाहर आ जानी चाहिए। तो पशु चिकित्सक से परामर्श करके इसका उपचार करवाना चाहिए। और देसी उपचार के रूप में कतीरा, जो कतीरा गोंद की तरह होता है, करीब 200 ग्राम आप इसको रात को भिगो दें और ये इसको सवेरे दें कम से कम 5-6 दिन तक। इससे उसको काफ़ी लाभ होगा। इसके अलावा जो छाछ है, छाछ में बेसन मिला करके करीब 1 किलो छाछ ले लें, उसमें करीब 200-250 ग्राम बेसन मिला करके दें। इसके अलावा मेहंदी जो है उसको भी पानी में घोल के दिया जा सकता है। इससे उसको काफ़ी राहत महसूस होती है। और पशु चिकित्सक से परामर्श करके उसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट की 400 ml की एक बोतल चढ़वाएंगे। तो ये जो बाहर जो शरीर जो उसका जो गर्भाशय बाहर निकलता है, इससे निजात पाई जा सकती है। साथ में उसको प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। तो इस समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। बिल्कुल दीपक जी, जरूर इन सुझाव पर अमल करें। आगे बढ़ते हैं और ईमेल ले लेते हैं। एक ईमेल हमारे पास आया है शुभम शर्मा जी का, और इन्होंने पूछा है कि गाय पानी नहीं पीती है, 1-2 दिन में 1 लीटर पानी पीती है। तो डॉक्टर पुनीता क्या वजह हो सकती है और क्या करें? ये तो बहुत कम है जो आपकी गाय इतना कम पानी पी रही है। तो इसके लिए आपको आपके एक तो ये देखना पड़ेगा आपने आहार में कोई नया परिवर्तन तो नहीं किया है। साथ ही उसका, क्योंकि जब वो पानी कम पी रही है तो मेरे ख्याल से यूरिनेशन भी नहीं हो रही होगी। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर से चेकअप कराएं, और इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कोई ना कोई तकलीफ़ है आपकी गाय को जिस वजह से वो पानी नहीं पी रही है। और डॉक्टर जो है वो चेकअप करके उसी हिसाब से, क्योंकि यूरिनेशन का भी आपने बताया नहीं, लेकिन यूरिनेशन में भी या तो उसको दिक्कत है कुछ ना कुछ, तो ये बीमार पशु का ही लक्षण है। आप उसका चेकअप कराएं। जरूर कराएं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एक और ईमेल भेजा है स्वाति पांडे जी ने, और उनका सवाल है कि थनैला रोग से बचाव के लिए क्या टीकाकरण करा सकते हैं? तो डॉक्टर सानी क्या है, क्या टीकाकरण किया जा सकता है? देखिए थनैला रोग के लिए टीकाकरण काफ़ी जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी ट्राई की गई है, लेकिन अभी तक तो कोई इफेक्टिव, जैसे स्टेफाइलोकोकस इत्यादि कुछ माइकोप्लाज्मा इत्यादि के खिलाफ कुछ जो है वैक्सीन तैयार की गई हैं। लेकिन ये सारे जितने भी जो बैक्टीरियाज हैं उन सबको कवर नहीं करती। तो ऐसी कोई बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव कोई वैक्सीन अभी तक विकसित नहीं हुई कि जो सारे जितने भी जो बैक्टीरियाज हैं उन सबको कवर करे। कुछ बैक्टीरियाज को कवर करने के लिए कुछ वैक्सीन्स बनाई गई हैं। सारे बैक्टीरियाज को कवर करने के लिए ऐसी कोई वैक्सीन थनैला रोग के लिए नहीं बनाई जा सकती जी। आगे बढ़ते हैं और एक और ईमेल भेजा है पवन जी ने, और इन्होंने ये सवाल पूछा है कि HF क्रॉस की गाय है और 3 साल पहले बच्चा दिया था और 13 बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो गाय है वो बच्चा नहीं दे रही है और हीट में भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में क्या करें? डॉक्टर पुनीता क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? आपने बोला कि ये मेरे लिए काफी ताज्जुब की बात है कि 13 बार आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा चुके हैं। तो एक तो आप अभी जब अगली बार वो बोलती है तो आप उसका पहले चेकअप करवाएं, और चेकअप में ट्रेंड डॉक्टर जो है, एक रजिस्टर्ड वेटनरी प्रैक्टिशनर से ही आप, और हो सके तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाइए और वहाँ पहले उसका चेकअप कराइए। ज़रूर उसके अंडाशय में कुछ ना कुछ दिक्कत है। हो सकता है कि वो
सिस्ट भी बन गई हो सकता है ओवेरियन मसाज की ज़रूरत हो, और उसका चेकअप करा के डॉक्टर उनको चेक करेंगे, या फिर बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है तो उसी हिसाब से डॉक्टर जो है उनकी दवाई इत्यादि करेंगे, और कम से कम 5 दिन जो है वो दवाई चलेगी। बच्चेदानी में जो है एंटीबायोटिक्स भी रखनी पड़ सकती हैं, और उसके बाद ही इसका जो है आपकी अब अगली बार उस अगले हीट में उसको आप ग्याबे ना कराएं और उसका पहले ट्रीटमेंट और चेकअप कराएं। बिल्कुल, यानी कि पूरी तरह से जो शारीरिक जांच है वो इस वक्त तो होनी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए पशु चिकित्सक से जल्द संपर्क करें। डॉक्टर पुनीता और डॉक्टर सानिया, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छी जानकारियां दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज आपने जाना कि किस तरह से पशुओं में अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण प्रबंधन करना चाहिए, और साथ ही थनैला रोग कितनी बड़ी समस्या हो सकती है और इसके किस तरह से उपचार किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा सब्जी मटर में समसामयिक कार्य। सब्जी मटर में समसामयिक कार्य और औषधीय पौधों की खेती, इन दोनों विषयों पर कल के कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जाएगी। और आप अपने सवाल जो है वो ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनके जरिए भी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इनके जरिए कार्यक्रम से जुड़ी सूचनाएं भी आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 1800-113060 टोल फ्री नंबर है, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।